देखो बेटा लास्ट क्लास में परसेंटेज वाले सवाल हो गए थे और साथ में फ्रिक्शन वाले सवाल भी हो गए थे, ठीक है ना। एक तो परसेंटेज वाले थे ना और 1/16 1/12 वाला सवाल वो सब हो गए थे। अब हम लोग जो सवाल करेंगे वो ऑर्डर निकालने के हैं। याद करो तो सीरो ऑर्डर रिलेशन पढ़ा रहे थे, तब मैंने आपको ये बोला था कि पी और क्यू जो होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तव में ऑर्डर होते हैं। बताइए बात आए ना। P प्लस क्यू का सम क्या होता है, ऑर्डर होता है। ए और बी तो हम निकाल सकते हैं लेकिन पी और क्यू को निकाला नहीं जा सकता, याद आ रही है। और उसको अगर आपको निकालना है तो आपके पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज होनी चाहिए, कुछ डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो अगर वो डेटा अवेलेबल हो तो हम कैसे निकालेंगे, ये तो क्वेश्चन चलने वाला है। बात समझ आ गई? हाँ है ना। अगर किसी में ए और बी ही निकालना है तो वो तो आपका न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट से तुरंत ही पता लग जाता है, लेकिन उसका सम ऑर्डर होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, जीरो ऑर्डर बन जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं? किसका सम ऑर्डर होता है? पी प्लस क्यू का सम ऑर्डर होता है। पी क्यू कहां से निकलेंगे, वो तो एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही निकलेंगे। तो अगर मान लो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट कर रखा है, जैसे मैं एक एक्सपेरिमेंट लिखता हूँ, एक्सपेरिमेंट कोई कर लिया, ए है ना, ए और बी की रिएक्शन करवा दी, ठीक है। और जब ए और बी की ये रिएक्शन हो गई और एक्सपेरिमेंट हो गया तो हमने इसके रेट और कॉन्सेंट्रेशन नोट किए, जैसे पहला एक्सपेरिमेंट। तो इसमें क्या हुआ, एक मिनट बेटा, तो क्वेश्चन नोट कर लो। देखो जैसे एक्सपेरिमेंट नंबर हमने 1 किया तो ए का क्या हुआ 0.1 है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन था, और यहाँ पर भी लिख दिया मैंने 0.1। सवाल आपको इसी फॉर्मेट में मिलेगा। और ये रेट हो गया 10⁻³ और 2 का हो गया आपका 0.3, ये हो गया आपका 0.2 और ये हो गया 7.2 × 10⁻²। और 3 का हो गया आपका 0.3 और ये हो गया 0.4 और यहाँ हो गया 2.88 × 10⁻⁻1। और 4 का हो गया आपका 0.4 और 0.1 और 2.4 × 10⁻²। ये आपको डेटा गिवन हो गया, ठीक है भाई। हाँ है ना। आपको इसमें 3 चीजें मैक्सिमम निकालने के लिए आती हैं। एक तो ऑर्डर निकालने के लिए आता है, एक रेट लॉ निकालने के लिए आता है और एक रेट कांस्टेंट निकालने के लिए आता है। ऑर्डर, रेट लॉ, रेट कांस्टेंट, समझ आ गया? 3 बातें निकालनी है, ये आपका क्वेश्चन है। अब ये किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, इतने कॉन्सेंट्रेशन लिए, ये रेट आया, इतना लिया ये आया, इतना लिया ये आया। इस तरीके से हमने सारा डेटा लिख लिया। अब हम इससे पता लगाएंगे कि पी और क्यू कितना होगा। तो देखिए सरल करने के लिए आप किसी भी 2 सेम साइड वाली चीजों को उठा लो। जैसे इन दोनों को एक साथ ले लेंगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों हिस्सा कॉमन है, एक जैसा है और कॉमन नहीं सेम। और इन दोनों को एक साथ ले लेंगे क्योंकि इनका ये वाला हिस्सा सेम है। अब किसी के मन में आए कि अगर सेम ना हो तो बस कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। अब जो सेम साइड है क्योंकि हमें डिवाइड करना है, इसका डिवाइड इसमें करना है या इसका इसमें करना है, तो अगर सेम साइड होगी तो एक तुरंत कट जाएगा, तो कैलकुलेशन मेरी छोटी हो जाएगी। और अगर सेम साइड नहीं होगी तो कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। बस सवाल तो फिर भी हो जाएगा। तो देखो कैसे करना है। जैसे मान लो 1 और 4 ले रहा हूं, तो R1 मतलब रेट 1 के लिए क्या बनेगा, फॉर्मूला आपको पता ही है क्या होता है, यहां से आंसर लिख रहा हूं, है ना। रेट का फॉर्मूला क्या होता है, a⁴ और b⁴ q। पता है? p q पता नहीं है हमें, ठीक है। तो हम ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट के लिए कर रहे हैं, फर्स्ट के लिए। तो रेट कितना है हमारा, ये रहा 6 × 10⁻³ इक्वल टू k की वैल्यू कितनी दी गई है, k की वैल्यू दी गई है, कुछ नहीं दी गई, पता ही नहीं है, k लिख दो। a की वैल्यू क्या है, ये रहा कॉन्सेंट्रेशन 0.1 की पावर p। b का क्या है 0.1 की पावर q। बोलो हो जाएगा? इतने में कोई डाउट नहीं है, सिर्फ वैल्यू रखी है, कुछ भी नहीं किया, कुछ भी। आप ऐसा ही एक्सपेरिमेंट नंबर 4 के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। सीधे सीधे लिख दो, फॉर्मूला दोबारा नहीं लिख रहा। तो रेट कितना है 4 के, ये रहा 2.4 × 10⁻² इक्वल टू k और ये कॉन्सेंट्रेशन 0.4 की पावर p और 0.1 की पावर q। बोलो बात समझ आ गई? अब इन दोनों का डिवाइड कर दो, किसका 1/4 का। एक्सपेरिमेंट नंबर 1 का किससे डिवाइड कर दिया, 4 से, ठीक है। चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो, ठीक है। कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे R1/R4 इक्वल टू, है ना, और यहाँ पे हो जाएगा k a की पावर p, या फिर सीधे वैल्यू डाल दो। बताओ बात समझेंगे ना। R1/R4 मतलब समझ आ गया। इन दोनों को डिवाइड करें, तो यही करके दिखा दे रहा हूँ, अपनी कॉपी में सही से लिख लेना। k से k कट गया,
अब ये दोनों देखो सेम कर रखे थे तो ये पूरा कट गए, नहीं तो हम ऐसे भी सॉल्व करते फिरते, समझ गए ना, ये फायदा है बस। नहीं कटेगा तो सॉल्व तो करना ही है, फिर क्या कर सकते हैं। अच्छा ये पावर काट दो तो इस डेसिमल को साइड कर देता हूँ, डेसिमल हटा दो, ये पावर कितना हो जाएगा -3, पूरी पावर की पावर उठ गई, 6 चौको 24, 1/4, और ये डेसिमल उड़ा दो, ठीक है। तो 1/4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 की पावर p, बोलो हाँ है ना। अब देखो बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो इसके ऊपर कितनी पावर आएगी 1, तो p की वैल्यू कितनी हो गई 1, बोलो कोई डाउट, समझ गए ना। अब जैसे मैंने p की वैल्यू 1 निकाली है, उसी तरीके से हम 2 और 3 को लेके q की वैल्यू निकालेंगे। मैं एक पूरा करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको करने के लिए दूंगा, ठीक है। तसल्ली से देखो, लिखो मतलब बेटा देखो, अब मैंने एक्सपेरिमेंट नंबर 2 और 3 2/3 कर रहा हूँ, मतलब R2/R3 करूंगा, ठीक है। ठीक, तो देखो भाई इसका रेट कितना होगा, इसका होगा 7.2 × 10⁻², ठीक है ना। R2 का इक्वल टू क्या हो जाएगा, K, A की वैल्यू 0.3 की पावर P, और यहाँ पर 0.2 की पावर Q, अपॉन कर लो, ये हो गया 2.88 × 10⁻⁻1 इक्वल टू K, और 0.3 की पावर P, और 0.4 की पावर Q। इधर वाला नहीं होगा, ठीक, अभी करते सही, रुक जाओ। अब देखो ये समझ में आ गया, समझ गया ना। मैंने क्या लिखा, यहाँ से लिखा 2 से 7.2 × 10⁻², ये कॉन्सेंट्रेशन लिख दिया, पावर P लगा दी और 2 लिख दिया, फिर 2.8 × 10⁻1, ये कॉन्सेंट्रेशन और पावर के साथ, क्लियर है, हाँ है ना। P निकल गया, Q के लिए कर रहे हैं ये काम, ठीक है। अब देखो इसमें K से K कट गया, और जो ये सेम वाला था ये भी कट गया, ठीक है। Q बचा, और इसकी पावर सेम करो, डेसिमल एक पॉइंट खिसका देते हैं, यहाँ पर ले आएंगे, और ये हो जाएगा 10⁻², -2 कट, पावर निश्चित रूप से कट जाएगी, इसलिए इसको काट लीजिएगा। अब एक पॉइंट इधर बचा, एक पॉइंट, ये पॉइंट भी उड़ा दूं, उड़ गए, तो 72/288 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.2/0.4 की पावर Q, पॉइंट से पॉइंट उड़ा दो Q, और 1/2, तो ये हो जाएगा कितना, 728, 1/4, तो 1/4 इक्वल टू 1/2 की पावर Q, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/2 की पावर Q, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। देखिए दोनों निकल गए, P भी निकल गया, Q भी निकल गया। अब इससे क्या हुआ, सेम लेने से कैलकुलेशन बहुत आसान बढ़ गई, तुरंत ही सारा कट गया, नहीं लेते तो फिर बहुत देर में कैलकुलेट करते। बात समझ आ गई ना। जैसे अभी एक दो सवाल आएंगे जिनमें नहीं कट रहा होगा, कैलकुलेशन बढ़ेगी फिर, ठीक है। अब उसने जैसे क्वेश्चन जो पूछा था ऑर्डर, तो ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर होता है P + Q, P कितना था 1, Q कितना है 2, तो ऑर्डर हो गया आपका, बिल्कुल क्लियर, ठीक है। अगला देखें, उसने पूछा था रेट लॉ। रेट लॉ कुछ नहीं होता, सिर्फ आपको लिख के दिखाना होता है। तो जैसे रेट लॉ लिखना है तो R = K। अब जैसे इसकी इक्वेशन दी है, इसकी इक्वेशन दी थी A + B और एरो लगा के प्रोडक्ट, ऐसा लिखा था। मान लीजिए A और B की जगह कुछ नाम लिखा होता, NO2, CO2 या कुछ भी किसी कंपाउंड का नाम लिखा होता, तो मैं यहाँ पर जो भी लिखा होता वो लिख देता। अभी तो A है तो मैंने A लिख दिया, और B है तो B लिख दिया, बोलो ठीक है। और P और Q की वैल्यू डाल दो, यहाँ पे 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, बस यही रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है। इसका मतलब है P और Q डाल के हम एक्सप्रेस करके बता रहे हैं कि ये कैसे हो, ठीक है। मान लो यहाँ लिखा होता NO2 + O2, तो मैं यहाँ पे NO2 और O2 लिख देता, बस, और कुछ नहीं करना, बिल्कुल आसान है। वो निकल आया फिर तो आसान ही है, कुछ है नहीं। उसके बाद है रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट देखें, रेट कांस्टेंट किसी भी एक वैल्यू, जैसे पहली इक्वेशन, पहला न्यूमेरिकल बहुत सरल, क्योंकि ये 1 1 है, वो 6 है, कटेगा बेटेगा, डिवाइड हो रहा हो या मल्टीप्लाई हो रहा हो, दोनों स्थिति में सरल ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसको ले लेते हैं। आप कोई कहे नहीं ये नहीं लेंगे, ये लेंगे, ये लेंगे, या अरे कोई सा भी ले लो, आंसर सेम ही आना है, ठीक है। तो देखो R = K A⁴ P और B की पावर Q, बोलो हाँ है ना, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है इसका। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻³ इक्वल टू क्या हो जाएगा K, इसकी वैल्यू क्या है 0.1 की पावर, P की वैल्यू कितनी है 1, और 0.1 की पावर P की वैल्यू कितनी है 2, हाँ है ना। थोड़ा और सॉल्व करते हैं जिनको थोड़ा कम आता है। 6 × 10⁻³ इक्वल टू क्या हो जाएगा K 0.1, और ये स्क्वायर है तो इसका मतलब 0.1 और 0.1, ये तीनों पावर के साथ कट गई, हाँ है ना, ठीक है ना, -3 हो जाए ना। तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, ये कांस्टेंट भी निकल आया, निकल गई सारी चीजें। अब बताओ किसको नहीं आया,
आ गए समझ में? ये नहीं आया तो अभी पूछ लो, क्लियर है ना? इससे मत सोचना कि ये कटेगा नहीं तो अभी करवाऊंगा, वो वाला भी करवाऊंगा। पहले ये देखो जिसमें कटने की व्यवस्था है वो ऐसे करना है, समझ गए ना? पहले दो सेट ले लो अपने, एक सेट से P निकलेगा, एक सेट से Q निकलेगा, जोड़ दोगे तो पहला सवाल हो जाएगा ऑर्डर का, दूसरा हो जाएगा रेट लॉ एक्सप्रेशन का, ये रेट लॉ एक्सप्रेशन है, और तीसरा सवाल रेट कांस्टेंट का। इसके अलावा कुछ होता नहीं है। कोई डाउट दिक्कत? नोट करो भाई इसको। फिर देखो बेटा आप सबको समझ में आ गई है? इसी टाइप का बिल्कुल मिलता जुलता वाई लाइन जैसा है ना। एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ, सारी चीजें लगभग एक जैसी है, इक्वेशन बदल दूंगा, वैल्यू बदल दूंगा, निकालना भी सेम ही है और स्टाइल भी सेम है, ठीक है? सब लोगों करके देखना है, क्वेश्चन लिखें। अच्छा ये जरूरी नहीं है कि 4 ही एक्सपेरिमेंट दिए गए, हमारा काम मिनिमम 3 में चल जाएगा, ठीक है? 2 में तो बनेगा नहीं। तो जैसे मैं तुम्हें एक 3 वाला देता हूँ, एक 0.01, 0.02 और 2.4 इंटू 10⁻⁻4, और सेकेंड हो गया आपका 0.03, 0.02, 2.16 इंटू 10⁻⁻3, थर्ड हो गया आपका 0.03, 0.04 और 4.32 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है? फाइंड आपको सेम ही चीज करनी है। तो चलो भैया जी कर दो स्टार्ट। इसको एक साइड कर देता हूँ। फाइंड आपको करना है ऑर्डर निकालना है आपको, रेट कांस्टेंट निकालना है और रेट लॉ निकालना है, ठीक है भाई? आएगा कोई बोर्ड पे करेगा? आ जाओ भाई, कौन उठ रहा? बालक उठ जाओ बेटा, शर्मा मत, उठ जाओ प्यार से उठ जाओ, नहीं छाने मारो, खाली उठ जाओ। चलो चालू हो जाओ फटाफट, और साफ साफ लिखना, एक गंदा संदा मत लिखना, ही मत करो। आंसर लिखो वहाँ पे, पहले एक लाइन खींचो बीच में, सेपरेट करो क्वेश्चन को आंसर से। वहाँ कहाँ लाइन खींच रहा बाबा, इधर हट जाओ, ऐसे लाइन खींचो और यहाँ से गणना चालू करो। गंदा संदा लिखा पिटाई कर दूंगा तुम्हारी। समझ में आ गई? मैं दोबारा बता रहा हूँ एक बार, किसी को भी ये गलती नहीं करनी, ये काटा पीटी नहीं, फिर चाटा खाया गया काला सा। ये लिखा है 10⁻⁻4, ये लिखा है 3। देखो मैंने सीधा अभी सीधा उड़ता हुआ जाएगा, घर पे गिरेगा कि यहाँ पे 2.4 लिखा हुआ है, 2.16 लिखा हुआ है। पहले डेसिमल हटाओ, यहाँ ले आओ और इसको कर दो 4, कट गया। आगे डेसिमल इससे उड़ा दो, और ये आगे के जैसे अब आपको यहाँ पर 2 ये कॉमन मिल गया था, ये कॉमन मिल गया था, तो जिसमें 2 कॉमन मिल जाए, दोनों साइड के 2 कट रहे हो, वो लगभग 100% मान लीजिए, 1.1 का नहीं कह सकता, लगभग 100% वो पूरा ही कटेगा। ज्यादातर वो 2 में कटता है, 3 में कटता है, 4 में कटता है, 9 में कटता है। आप पहले ये चार्ट टेबल चेक कर लो, अब देखो अंदर ही बता देगा, ये इसका 10 टाइम 240 होगा, तो ये 2 बार तो कटेगा नहीं, 4 बार कटेगा नहीं। क्यों चेक करूंगा? यहाँ पे सीधा 10 टाइम 240 हो रहा है, तो 9 बार चेक करो, 8 बार चेक करो, है ना? 8 तो तुम्हें बोली इधर, 2, 3, 4, 9, इन पे चेक करो पहले, ज्यादातर यही कटेंगे। काटोगे सीधा 1/9 आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? अच्छा बिल्कुल ही मूर्ख हो। और तुम्हें एक बात बताता हूँ, ये इधर से इधर कट गया, अरे कैसे के कट गया, ये दोनों कट गए। अब ये डेसिमल इस डेसिमल जोड़ दिया, 1/3 बना। अब ये अगर फ्रिक्शन नहीं आ रहा है तो ये आएगा तो इसके बराबर ही, तो यहाँ पावर 1 होगी, तो कितना होगा? ये 3 टाइम जाएगा। समझ गए? पे खेल समझ रहे हो ना? अगर p की पावर 1 रहेगी तो ये 3 टाइम 1/3 आना चाहिए, यहाँ पर 2 रहेगी 1/9 आना चाहिए। 3 हो ही नहीं सकती, 1/27 बार कट रहा है कहीं, 1/27 आएगा? देख के पता चल रहा नहीं आएगा। अरे यार 240 से भी छोटा है, 1/27 कैसे आ जाएगा? खेल समझ में आ गया? तो यहाँ पे लिखी हुई वैल्यू हमें बता देती है कि यहाँ कितना कटेगा, इतना खींचने की जरूरत नहीं है। और जो फ्रिक्शन वाले होते हैं जिनमें पॉइंट में चला जाता है, उनमें ज्यादातर 99.99% केसों में ये दोनों पेयर इस तरीके से कटने वाली कंडीशन नहीं आएगी। अगर ये दोनों अलग अलग कट रहे हैं तो ये मान लो कि लगभग ये पूरा कटेगा। आपको केवल देखना है कि किस में कट रहा है। बात समझ आएगी ना? टाइम बर्बाद नहीं करना यहाँ पर, क्लियर है ना? देखो इन्होंने कर दिया है सवाल को, Q की वैल्यू यहाँ पर इनकी P की 2 आ गई है और Q की वैल्यू बना के ऑर्डर लिख दिया। रेट लॉ लिखो, रेट लॉ एक्सप्रेशन, और वो लिखेंगे रेट कांस्टेंट। देखो भाई इन्होंने ये सॉल्व कर दिया, बड़ा खींचे पीछे लिखा हुआ है। अगर आप इस तरीके से लिख के आओगे ना पेपर में
तुम यकीन मानो तेजी से चेक हो रहा होगा ना तो तुम्हारा एक आधा तो छूट ही जाएगा। सर नहीं आप उस जो पे नहीं लिखने बनता ना, क्या नहीं लिखने बनता है, बोर्ड पे लिखने नहीं बनता वो हमारा। हाँ तो उसे इसी लिखते हो ना जिससे लिखते हो। लिखने नहीं बनता। खैर ये 120 आ जाएगा आपका, काम खत्म। बोलो क्लियर? Yes, कोई डाउट दिक्कत है तो बताओ, अभी कर लोगे। अब इसी टाइप का मैं आपको एक और सवाल देखिए, इसमें एक ब्लैंक एनसीईआरटी में एक सवाल दिया ब्लैंक वाला, जिसमें आपको वैल्यूज दी है पी और क्यू की, और ऐसे नहीं दिया कि वैल्यू दे रहे हैं, उसने लिख दिया कि ए जीरो ऑर्डर विद फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, जीरो ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी, इस तरीके से बोल दिया। तो यहाँ पे 1 और 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी, या जो भी आपको सवाल में बोल रहा हूँ। तो इस तरीके से उसने ऑर्डर दे दिया, तो आपको सबसे पहले के निकालना होता है उसमें, है ना। मुझे सवाल याद है इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ। सारी वैल्यू गिवन होंगी, के नहीं गिवन होता है, तो के निकालो अंश पीछे, के निकालो, तो समझ गया भाई। हाँ तो उसमें क्या है ना, उसमें ए और बी और आर वगैरह सब दिए हैं, सबसे पहले के निकाल देंगे, फिर के का इस्तेमाल करके बाकी जहाँ पे ब्लैंक दिए होंगे वो निकाल लेंगे। ठीक है, सवाल आपको घर के लिए दे दूंगा, आप कर लीजिएगा। ठीक है, नोट्स में और भी सवाल हैं तो आप अपना घर पे लगा लीजिएगा। मैं आपको देखिए 2 सवाल हैं, एक तो बिल्कुल इसी टाइप का है, 100% हो जाएगा, एक ब्लैंक वाला एनसीईआरटी का। ठीक है, वो कर लीजिएगा, हो जाएगा ना। करके देखिएगा, ना हो तो बताना। ठीक है, अब मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूँ, बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। ठीक है, बिल्कुल इसी पैटर्न का है, आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे और जो भी बच्चा कर लेगा। रसमलाई मंगवाऊंगा एकदम ठंडी, सर पूरी 2 पीस। रसमलाई आधी नहीं मिलती, ऐसा नहीं होता कि आज रस ले जाओ कल मलाई ले जाओ। अरे कितने बावले आदमी हो, आज रस कल मलाई दूंगा क्या? तुम सवाल करके तो दिखाओ भाई। सवाल कर लिया? अभी तुम्हारा इसका आंसर 60 निकल रहा था ना। चलिए तो सवाल क्वेश्चन लिख लो भाई और करके दिखाओ, जो भी कर ले। एकदम ठंडी रसमलाई सबके लिए 2-2, मतलब जो कर लें उनके लिए, और आंसर मैच करवा दें अगले को। तो और बोर्ड पे जो कर दे उसे नगद 500 रुपए। मैं नहीं करूंगा बोर्ड पे। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। कोई भी कुछ बोलेगा नहीं, जिसने भी अब बोला फालतू का कुछ भी बोला वो पैसे देगा, जितने भी ये रसमलाई में खर्च होंगे। सिर्फ सवाल का आंसर बोलिए, सारी सब वैल्यू लिखी हुई है, सवाल का सिर्फ आंसर बोलिए। किसी ने भी कुछ भी बोला पैसे रखवा लूंगा रसमलाई के 1000 रुपए। महंगी वाली लेते हैं, सस्ती खाते ही नहीं है।